नमस्कार दोस्तों, मैं सत प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि बिहार स्पेशल से सीरीज हम लोग चला रहे थे, तो बिहार स्पेशल का ये सीरीज नेक्स्ट सीरीज है। दोस्तों, देखते हैं आज के सीरीज के पहले क्वेश्चन को। बोल रहा है दोस्तों कि मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी। बोल रहा है मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को पता है दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य, कौटिल्य की सहायता से। किनको हराया थे? नंद वंश के धनानंद को। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए दोस्तों। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान का समकालीन था? बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान का समकालीन था? देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें सही जो आंसर है वो होगा धनानंद। देखिए, धनानंद के समय ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो धनानंद से लड़ाई कर रहे थे चाणक्य की सहायता से, ठीक है ना, धनानंद को ही पराजित करने के लिए। उसी समय ये जो सिकंदर था उन्होंने आक्रमण किया था मगध साम्राज्य, या तो बोलिए उत्तर भारत पे, जो बिहार का क्षेत्र है उस पे, ठीक है ना। होता क्या है दोस्तों कि सिकंदर महान जो थे वो पूरे भारत को जीतने के लिए निकले थे और सिंधु नदी के किनारे पहुंचे थे। उस समय वो पूरे राज्य पे सिंधु नदी के किनारे पहुंचे थे। उस समय उस पूरे राज्य पे नंद वंश का शासन था। उस समय उस राज्य पे नंद वंश का शासन था। उसी समय जब सिकंदर महान ने जब आक्रमण किया था या फिर बोलिए आक्रमण करने वाले ही थे, तब चाणक्य को ये बात पता चला था। तो चाणक्य ने जाके धनानंद से बोला था कि धनानंद, जो आपके राज्य पे कोई आक्रमण कर रहा है, आप अपने राज्य को बचाइए। लेकिन धनानंद अपने कुरीतियों में, अपने गलत तरीकों में ज्यादा लिप्त थे और वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिए। और चाणक्य का पता होगा कि आप धनानंद ने चाणक्य की चुटिया, मतलब उनके जो टीक होते हैं, गुरु लोग के जो टीक होते हैं, उनको पकड़ के उन्होंने बाहर निकाल दिया था अपने महल से और बोला था कि दोबारा मत, मतलब यहाँ आना, हमें इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। वो अपना सूरा और सुंदरियों के साथ मगन रहते थे, ये धनानंद। तो इस कारण से चाणक्य ने निर्णय किया कि अब हम धनानंद का जो शासन है वो नष्ट कर देंगे। वही फिर उन्होंने चंद्रगुप्त का चयन किया और चंद्रगुप्त को शिक्षा दिया और फिर उन्होंने धनानंद से लड़ने के लिए प्रेरित किया और धनानंद को उन्होंने हराया। तो इस पूरे कहानी में यही है दोस्तों कि राजा जो सिकंदर महान थे वो किसके समकालीन थे? तो धनानंद के समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन नहीं थे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए दोस्तों। नंद वंश के पश्चात, बोल रहा दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध किस राजवंश ने शासन किया? बोल रहा नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो आप सभी को पता होगा, नंद वंश के ही तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाया था। नंद वंश के धनानंद को ही तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो कौन सा है दोस्तों? मौर्य। इसका सही आंसर है मौर्य, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए दोस्तों। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा था? देखिए, बोल रहा किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा था? तो दोस्तों, नंद वंश के ही महापद्म नंद, ये जो है दोस्तों, ये महापद्म, ये दोस्तों महापद्म ये दोस्तों महापद्म नंद, ठीक है ना दोस्तों, ये महापद्म नंद, ठीक है ना। इन्हीं के अगले भाई, जो इन्हीं के बाद जो बने थे वो बने थे धनानंद, ठीक है ना। तो महापद्म नंद, ये महापद्म नंद है दोस्तों, मनंद नहीं है, महापद्म नंद, इन्हीं को एकराट कहा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए दोस्तों। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी, यहाँ पे प्रियदर्शी या देवनाप्रिया, ठीक है ना, देवों में प्रिय के रूप में किया गया है? कौन सा शासक था जिनका उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाप्रिया, मतलब देवों में प्रिय माना गया था? किनको? तो वो थे दोस्तों अशोक। कौन थे दोस्तों? अशोक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए दोस्तों। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बोल रहा है दोस्तों गुप्त वंश, ठीक है ना। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो है दोस्तों समुद्रगुप्त। कौन है दोस्तों? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए दोस्तों। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? बोल रहा है निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए दोस्तों। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? बोल रहा है मौर्य वंश के बाद
किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो मौर्य वंश के बात करो दोस्तों, शुंग वंश। कौन सा था दोस्तों? शुंग वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए दोस्तों। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बोल रहा है अशोक के जो ब्राह्मी अभिलेख थे, ठीक है ना, अशोक ने अभिलेख लिखा था ब्राह्मी भाषा में, उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रिंसिपे ने। किसने पढ़ा था दोस्तों? प्रिंसिपे ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, मतलब बताया है, मतलब बोल रहा है अशोक के जो अभिलेख थे दोस्तों, अशोक के जो जितने भी अभिलेख थे, उस अभिलेखों में वह कौन सा अभिलेख था जिसमें अशोक ने अपनों को मगध का साम्राज्य बताया था? तो वो था दोस्तों मास्की का लघु शिलालेख। मास्की का लघु शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। बोल रहा है अर्थशास्त्र के अनुसार, जब मौर्य वंश और गुप्त वंश जब चल रहा था दोस्तों, तो उस समय अर्थशास्त्र के अनुसार पूछ रहा है कि सीता भूमि का अभिप्राय है, सीता भूमि किसको कहा जाता था? तो जिस जमीन पे दोस्तों खेती कर किया जाता था ना दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते थे सीता भूमि। उसको क्या बोलते थे दोस्तों? सीता भूमि। तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, जोती जाने वाली भूमि, या बोलिए खेती की जाने वाली भूमि को हम लोग सीता भूमि कहते थे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए दोस्तों। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की बोल रहा है दोस्तों सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? ये क्वेश्चन ऐसे बना लीजिए दोस्तों, सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। किसने की थी दोस्तों? विलियम जोन्स ने। देखिए बोल रहा है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए दोस्तों। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। बोल रहा है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। देखिए इंडिका एक किताब है दोस्तों जिसमें पाटलिपुत्र में कैसे शासन व्यवस्था चलाया जा रहा था, कैसे मतलब राजा थे, राजा के मंत्री कैसे काम करते थे, या फिर जो अधिकारी हुए वो कैसे काम करते थे, उसका उल्लेख एक पुस्तक है दोस्तों, वो इंडिका है। ठीक है ना दोस्तों, इसी में उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए दोस्तों। बिहार में ये भांगड़ लिखा गया दोस्तों, जो कि गलत है, बांगड़ होता है दोस्तों, बांगड़। ठीक है दोस्तों, ये बांगड़, बांगड़ नहीं सबसे अच्छा, आपने सुना भी होगा, सीमेंट का प्रचार आता है, बांगड़ नहीं सबसे अच्छा। बिहार में बांगड़ मिट्टी मिलती है। बोल रहा है बांगड़ मिट्टी मिलती है। देखिए दोस्तों ये बांगड़ मिट्टी दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। क्या है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। देखिए जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक खादर होता है दोस्तों, एक खादर होता है दोस्तों, एक होता है बांगड़। ठीक है दोस्तों, बांगड़ वो मिट्टी होता है दोस्तों जो बाढ़ के पानी से आया हुआ जो गाद होता है, वो आया तो जरूर था लेकिन पहले आया था, बहुत पहले आया था और एक जगह पे मतलब बिछ गया था और वो अभी तक वही है, वहां पे दोबारा बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा और दोबारा मतलब गाद नहीं पहुंच पाया, बहुत पहले जो आया था वही रह गया था। खादर वो होता है जो दोस्तों हमेशा हर 2 साल में, 5 साल, 3 साल, 4 साल में, 1 साल पे, हमेशा जब भी बाढ़ का पानी आता है तो वो गाद नए तरीके के गाद को लेके आता है और उस समतल भूमि पे गाद को छोड़ के जब पानी जब सूख जाता है दोस्तों तो वो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी बन जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं खादर। और जो बांगड़ होता है दोस्तों वो मान के चलिए 3 साल 4 साल के बाद मतलब आता है, या तो फिर आता भी नहीं है, 3-4 साल पहले या 10 साल पहले आए थे, फिर वो स्थान ऊंचे स्थान पे हो गया, नदी कट कट के दूसरे स्थान से बने। जैसे बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी क्या होता है दोस्तों? अपनी जो नदी का प्रवाह है दोस्तों वो इस तरीके से, देखिए उत्तर से आती है दोस्तों, दक्षिण में गंगा में मिलती है, तो वो इस तरीके से आ रही है, तो 10 बरस के बाद वो फिर यहाँ से, तो ये वाला जो एरिया था ना दोस्तों, यहाँ पे आ गया था जो कोसी नदी का ये सब जो एरिया है, ये एरिया देख लीजिए पूरा, ये एरिया जो था दोस्तों कोसी नदी के बहाव के कारण वहां का जो गाद आया था वो यहाँ पे बिछ गया था। लेकिन अब ये दोस्तों नदी अब यहाँ शिफ्ट हो गई, कुछ दिन के बाद यहाँ शिफ्ट हो गई, अब ये जो गाद आ रहा है यहीं तक आ रहा है, ये गाद बहुत पुराना हो चुका है, तो इस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं बांगड़। जो नए गाद आ रहे हैं दोस्तों उनको बोलते हैं हम लोग खादर। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? खादर। तो बोल रहा है दोस्तों बिहार में भांगड़ मिट्टी है, बांगड़ मिट्टी, क्या दोस्तों? बांगड़ मिट्टी, बांगड़ मिट्टी, भांगड़ नहीं है दोस्तों, बांगड़ मिट्टी कहाँ मिलती है? तो बिहार में बांगड़ मिट्टी दोस्तों पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आए दोस्तों। बिहार राज्य में सबसे लंबे रेल पुल किस नदी पे है? बोल रहा है बिहार राज्य में सबसे लंबे रेल पुल किस नदी पे है? तो वो है दोस्तों गंगा नदी पे। जाहिर सी बात है दोस्तों, ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पुनपुन उतनी चौड़ी नदी नहीं है, फल्गु भी उतना चौड़ा नदी नहीं,
सोन भी उतना चौड़ा नदी, सबसे चौड़ा नदी तो गंगा ही है ना, गंगा ये ऑप्शन में होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए दोस्तों, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है। बिहार के बोल रहा है कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है, तो दोस्तों 17%। कितना है दोस्तों? 17%। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो दोस्तों इंडियन नेशन। कौन है दोस्तों? इंडियन नेशन एक अखबार पत्र था जो क्रांतिकारी, जब हमारे देश में अंग्रेजों को भगाने की प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय उसका प्रकाशन होता था, वो था इंडियन नेशन, जो कि पटना से जिसका प्रकाशन होता था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आए दोस्तों, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। पूछ रहा है दोस्तों बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। मूंगफली तो बिहार में होता नहीं है, कॉफी भी होता नहीं, जौ तो मान के चलिए होता भी है तो उतना होता नहीं है, तो ऑप्शन सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो। इनमें से कोई नहीं, ये तो पहले ही हटा दीजिए क्योंकि ये उसका देखिए गन्ना और चाय और जौ। चाय तो बिहार में उतना होता है नहीं दोस्तों, बिहार में तो चाय नहीं के बराबर होता है, तो चाय तो है नहीं, चलिए हटाइए। गन्ना अगर मान के भी चलिए तो गन्ना खाद्यान्न फसलें नहीं है दोस्तों, गन्ना क्या है? नकदी फसल है, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। फिर ऑप्शन बचता है आपका चावल, गेहूं और मक्का। सही बात है दोस्तों, चावल, गेहूं और मक्का। बिहार दोस्तों पश्चिम बंगाल के बगल में पड़ता है और मानसूनी क्षेत्र का इलाका है, तो यहाँ चावल की खेती होती है दोस्तों, इसीलिए चावल, गेहूं और मक्का बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए दोस्तों, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? बोल रहा है त्रिवेणी नहर, जो त्रिवेणी नहर है दोस्तों उसमें किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में दोस्तों गंडक नदी से पानी आता है। किस नदी से आता है दोस्तों? गंडक नदी से आता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए दोस्तों, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित है? मतलब अमरकंटक का जो पहाड़ है वहां से उनका उद्गम स्थल है, मतलब उद्गम स्थल वहां से वो शुरू होता है। तो दो नदियां हैं दोस्तों, नर्मदा और सोन। सोन दोस्तों देखिए ये अमरकंटक का पहाड़ है दोस्तों, मान के चलिए ये अमरकंटक का पहाड़ है, तो यहाँ से एक नदी है दोस्तों सोन नदी, जो कि बिहार में इधर आ जाता है। एक नदी है दोस्तों नर्मदा, जो कि आप मध्य प्रदेश में बहते हुए सूरत में जाके ये अरब सागर में इधर जाके मिल जाता है, ठीक है। और ये सोन नदी है जो दोस्तों आती है और पटना के किनारे दोस्तों यहाँ पे गंगा में जाके मिल जाती है। तो कौन सी नदी है दोस्तों अमरकंटक से जो उद्गमित होती है? एक है नर्मदा, दूसरा है सोन। ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने फिर से ये 20 क्वेश्चन का एक सीरीज था जो हमने आपको कंप्लीट किया। दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि आपके जो 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल को जो बीएसएससी में पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों बीएसएससी में टोटल 150 क्वेश्चन के एग्जाम होंगे। अब जो भी है बिहार एसएससी हो गया या फिर बिहार पुलिस हो गया या फिर बिहार एसआई हो गया दोस्तों, इन सब में जानते हैं बिहार रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका वेटेज बढ़ रहा है। बीपीएससी में भी क्वेश्चन का वेटेज बहुत बढ़ा है दोस्तों बिहार स्टेट से लेकर। तो इस कारण से आपको मान के चलिए अगर बीएसएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं या फिर बिहार एसआई का भी दे रहे हैं, तो बिहार एसआई में भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन दोस्तों आपका बिहार स्पेशल से मिल जाएगा। अब बीएसएससी में भी दोस्तों 15 से 25 क्वेश्चन या फिर 20 से 25 क्वेश्चन आपको मान के चलिए कि बिहार स्पेशल से मिल जाएगा। तो इस केस में आपको बिहार स्पेशल पे एक मजबूत पकड़ बनाना ही होगा दोस्तों। अगर नहीं बनाते हैं तो ये 20-25 क्वेश्चन में से आप 10 से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाइएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको पता होंगे, याद होंगे, या तो फिर कहीं सेट में बनाइएगा। लेकिन 10 क्वेश्चन के ऊपर जब जाने लगिएगा दोस्तों तो वो मुश्किल खड़ा करने लगा है। और ये दोस्तों ये सेक्शन बहुत ही ईजी है। बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी दोस्तों कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन जितने हम करा रहे हैं अगर उतने भी कर लेते हैं तो आप हमको लगता है कि आप सारे क्वेश्चन लगभग कर ले जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।